हाय। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीडीएस अंडर जीएसटी। अगेन जीएसटी के बाद के चैप्टर्स का एक टॉपिक है जिसपे बहुत ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, टॉपिक छोटा ही है। कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी इसको भी रिवाइज कर लें। इसमें से भी आप एमसीक्यू नहीं तो कुछ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। हम एक जल्दी से पहले ब्रीफ लेते हैं कि नॉर्मल सप्लाई और टीडीएस वाली सप्लाई में फर्क क्या है। सर, नॉर्मल सप्लाई कैसी होती है? सप्लायर होता है और एक रेसिपिएंट होता है। सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करता है, साथ में उस सप्लाई का टैक्स इनवॉइस इशू करता है। मान लो 100 रुपीज की वैल्यू है और 18 रुपीज उस पर जीएसटी है। गुड्स या सर्विस का रेट 18% होगा। बदले में रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट करता है 100 + 18 का। सप्लायर खुद के जेब में तो 100 रुपीज डाल लेता है और गवर्नमेंट को 18 रुपीज जीएसटी का पे कर देता है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। ये एक नॉर्मल सिनेरियो है। अब यदि हम टीडीएस वाले सिनेरियो की बात करें, काई की टीडीएस वाले सिनेरियो की बात करें, तो सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई करेगा, साथ में टैक्स इनवॉइस भी इशू कर देगा। अगेन 100 + 18, 100 वैल्यू है, 18 जीएसटी है। अब ध्यान देना, यहां पे जब रेसिपिएंट पेमेंट करता है, टीडीएस वाले सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो वो वैल्यू में से, मतलब सप्लायर की जेब में जो वैल्यू जाने वाली है उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा कट कर लेगा, डिडक्ट कर लेगा और जीएसटी पूरा एज इट इज पे कर देगा। क्या बोला मैंने? इस वैल्यू में से थोड़ा सा हिस्सा डिडक्ट कर लेगा और जीएसटी पूरा एज इट इज पे कर देगा। ये जो थोड़ा सा हिस्सा डिडक्ट किया है, ये रेसिपिएंट गवर्नमेंट को दे देगा टीडीएस बोल के। क्या? कि भाई मेरा ऐसा ऐसा सप्लायर के साथ एक ट्रांजैक्शन हुआ था, उस पे टीडीएस के प्रोविजन एप्लीकेबल थे, इसलिए मैंने पेमेंट करते समय थोड़ा सा टीडीएस डिडक्ट किया है, ये लो उसका हिस्सा। ऐसा रिसिपिएंट गवर्नमेंट को बोल दे। अब इससे तो सर गवर्नमेंट को टैक्स ज्यादा मिल गया। भाई सप्लायर यहाँ पे 18 रुपीज देगा वो तो है ही, रेसिपिएंट भी 2 रुपए दे रहा है। मतलब कि टैक्स रेट 18% नहीं है, यहाँ ज्यादा है। यहाँ 100 रुपए की सप्लाई पे 20 रुपए गवर्नमेंट को मिल रहा है, यहाँ तो टैक्स रेट ही 20% हो गया। बिल्कुल भी नहीं, पूरा प्रोविजन समझो। रेसिपिएंट ने जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया, टीडीएस दिया 2 रुपए का, गवर्नमेंट बैकएंड से, मतलब बैकएंड पीछे ही पीछे सप्लायर के ई कैश लेजर में 2 रुपए क्रेडिट कर देगा, मतलब सप्लायर के ई कैश लेजर में डाल देगा। सर फिर क्या मजा आया? रिसिपिएंट ने टैक्स डिडक्ट करके आपको दिया, आपने फिर सप्लायर के ई कैश लेजर में डाल दिया। मजा क्या आया ये करके? रिवीजन लेक्चर है, बहुत डिटेल में नहीं बात कर सकते कि ये क्यों है, कैसे है, बट ये एक चेक सिस्टम है। आप इसको ये समझो कि ये एक चेक सिस्टम है। इसमें गवर्नमेंट एक तरीके से चेक कर रहा है कि सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ है, यदि रिसिपिएंट भी टैक्स डिडक्ट करके थोड़ा सा गवर्नमेंट को दे देगा, तो सप्लायर के मन में डर लगा रहेगा कि अब मैं इस ट्रांजैक्शन को नहीं छुपा सकता, क्योंकि रिसिपिएंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया हो। ठीक है। मोटा मोटा यदि मैं सप्लाई समझाऊं तो सप्लाई इस तरीके से बनता है। क्या होता है? सप्लायर सप्लाई करता है रिसिपिएंट को, रिसिपिएंट जब पेमेंट करता है तो वैल्यू में से थोड़ा सा अमाउंट डिडक्ट कर लेता है और वो गवर्नमेंट को दे देता है। बाकी जीएसटी एज इट इज सप्लायर को मिलता है। जो टीडीएस डिडक्ट करके गवर्नमेंट को दिया गया है, रेसिपिएंट ने जो गवर्नमेंट को दिया है,
गवर्नमेंट बैक एंड से सप्लायर के ई कैश लेजर में डाल देता है। सप्लायर जीएसटी का अमाउंट गवर्नमेंट को 18 रुपए दे देता है। नेट इफेक्ट वही है जो नॉर्मल सप्लाई में। सप्लायर के जेब में 100 रुपीज ही गए हैं, बस वो दो पार्ट्स में गए हैं। गवर्नमेंट को नेट नेट 18 रुपए ही जीएसटी का मिला है। ठीक है। यदि आप देखोगे तो दोनों में सिर्फ कंप्लायंस बढ़ा है, नेट इफेक्ट, नेट फाइनेंशियल इफेक्ट चेंज नहीं होगा। ठीक है। ये होता है टीडीएस। अब क्या टीडीएस हमेशा लगेगा? नहीं, हमेशा तो नॉर्मल सिनेरियो में लगेगा, हमेशा तो नॉर्मल वाला प्रोविजन लगेगा। टीडीएस पता है कब लगता है? जब रिसिपिएंट्स नहीं होते। रिसिपिएंट्स की जगह स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स होते हैं। मतलब कुछ 7 रिसिपिएंट, 7 रिसिपिएंट्स लॉ मेकर्स ने बोले हैं, यदि ये रिसिपिएंट्स होंगे। कौन? ये 7 रिसिपिएंट्स होंगे तो ही टीडीएस लगेगा, पहली कंडीशन। दूसरी, जब सप्लायर और स्पेसिफाइड रिसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपीज से ज्यादा की है। सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, जो भी सप्लाई हो रही है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। तो हर सप्लाई हमेशा नॉर्मल सिनेरियो में होगी। टीडीएस कब लगेगा? टीडीएस सिर्फ तब लगेगा जब रिसिपिएंट्स की जगह स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स, मतलब कुछ पर्टिकुलर 7 तरह के रिसिपिएंट होंगे, और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। अब मैंने पहले से नोट्स बना रखे थे, हम उस पर जाते हैं और जल्दी जल्दी समझते हैं। आपको बेस समझ गया? आपको ये समझ गया टीडीएस में पूरा मैकेनिज्म कैसे फ्लो होता है? टीडीएस कब लगता है? जब रिसिपिएंट्स नहीं, स्पेसिफाइड 7 तरह के रिसिपिएंट्स होते हैं। और दूसरा, सप्लायर और रिसिपिएंट के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यू 2.5 लाख रुपए से ज्यादा है, एक्सीड 2.5 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है। अब अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान रखने वाली है। टीडीएस तभी लगेगा जब सप्लाई टैक्सेबल होगी। ये आप थर्ड कंडीशन के रूप में याद कर लो। पहली कंडीशन क्या है टीडीएस लगने की? स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स होने चाहिए। दूसरी, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड होनी चाहिए 2.5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। तीसरी, सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, मतलब उस पर जीएसटी के हिसाब से टैक्स आना चाहिए। अब हम समझते हैं स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स कौन होते हैं। सर टोटल 7 रिसिपिएंट्स है स्पेसिफाइड। 3 लॉ मेकर्स ने एक्ट में दिए, बाद में 4 लॉ मेकर्स ने नोटिफाई करके दिए। ठीक है। पहला, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, मतलब फॉर एग्जांपल होम मिनिस्ट्री का डिपार्टमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट। दूसरा, लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी मतलब जिला परिषद, म्युनिसिपल कमिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। तीसरा, गवर्नमेंटल गवर्नमेंटल एजेंसी मतलब रॉ, जॉन अब्राहम वाली रॉ। यदि आपके स्पेसिफाइड रिसिपिएंट सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट है, या लोकल अथॉरिटी है, या गवर्नमेंटल एजेंसीज हैं, तो आप पे टीडीएस लगेगा। इसके अलावा कुछ लोगों को नोटिफाई भी किया गया है। किनको? पहला, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। कौन? पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। दूसरा, सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। यदि कोई सोसाइटी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है तो उन, यदि वो रेसिपिएंट है तो भी टीडीएस लगेगा। उसके बाद, कोई अथॉरिटी या बोर्ड, कोई अथॉरिटी या बोर्ड या तो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास हुई है, कोई अथॉरिटी या बोर्ड या तो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास हुई है, या फिर गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश करी है। कोई भी अथॉरिटी या कोई बोर्ड जो पार्लियामेंट में एक्ट के थ्रू पास हुई है या जिसको गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, और इस अथॉरिटी या बोर्ड में 51% होल्डिंग गवर्नमेंट की है बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। 51% होल्डिंग गवर्नमेंट की है बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल।
तो यदि ये रिसिपिएंट है तो भी टीडीएस लगेगा। अब एक नया अमेंडमेंट आया है इस अटेम्प्ट में, यदि रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो मेटल स्क्रैप में डील करता है, काय में, मेटल स्क्रैप में, तो भी टीडीएस लगेगा। तो टोटल कितने लोग हो गए सर जो रिसिपिएंट्स होंगे तो टीडीएस लगेगा? सर 7। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट या एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी अथॉरिटी या बोर्ड जो कि पार्लियामेंट में एक्ट पास करके बना है, या सेंट्रल गवर्नमेंट ने या कोई भी गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है, और उस अथॉरिटी या बोर्ड में 51% होल्डिंग गवर्नमेंट की है बाय वे ऑफ इक्विटी और कंट्रोल। और लास्ट, यदि आपका रिसिपिएंट रजिस्टर्ड है और वो एक मेटल स्क्रैप करता है, मेटल स्क्रैप का काम करता है, तो भी टीडीएस लगेगा। दूसरा, पहली कंडीशन तो ये है कि स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होने चाहिए। दूसरी कंडीशन, जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है इट शुड एक्सीड 2.5 लाख रुपए। मतलब सप्लायर और, अब सर आप बोलोगे यहाँ पे तो आपने 100 रुपए और 18 रुपए का एग्जांपल ले रखा है, सिंपलिसिटी के लिए ले लिया ताकि आपको समझ में आए। बाकी जब तक सप्लायर और रेसिपिएंट के बीच का कॉन्ट्रैक्ट एक्सीड नहीं करता 2.5 लाख रुपीज तक, टीडीएस नहीं लगेगा, फिर भले ही आपके रिसिपिएंट स्पेसिफाइड रेसिपिएंट हो। तो सेकंड कंडीशन क्या है? कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड एक्सीड 2.5 लाख रुपए एक्सक्लूडिंग जीएसटी। ठीक है सर, ये आपका पूरा मैकेनिज्म है। आपकी कंडीशंस हो गई हैं 3। स्पेसिफाइड रेसिपिएंट होने चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू एक्सीड होना चाहिए 2.5 लाख रुपए, और टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए। अब हम समझते हैं रेट। क्या रेट लगेगा टीडीएस का? यदि आईजीएसटी है तो 2%, यदि सीजीएसटी एसजीएसटी है तो सीजीएसटी 1%, एसजीएसटी 1%। यदि सप्लाई इंटर स्टेट है तो 2% आईजीएसटी, यदि सप्लाई इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी और 1% एसजीएसटी, ये लगेगा टीडीएस। अब सर ये 2%, 1%, 1%, ये किस पे कैलकुलेट करना है? जो भी पेमेंट मेड टू सप्लायर, मतलब रिसिपिएंट जो भी पेमेंट सप्लायर को कर रहा है, रिसिपिएंट जो भी पेमेंट सप्लायर को कर रहा है उस पेमेंट पे, पर ध्यान रखना जीएसटी वाले कंपोनेंट पे टीडीएस नहीं लगता। यार देखो भाई, जीएसटी ना, ये जो 18 रुपए का जीएसटी है ना, ये यहाँ पे ये सरकार का हिस्सा है। ये 18 रुपए सरकार का हिस्सा है, ये उसकी जेब में ज्यों का त्यों जाना चाहिए। जो टीडीएस है वो आप सप्लायर की जेब वाला हिस्सा निकालो, बाद में तो गवर्नमेंट सप्लायर की कैश लेजर में डाल ही देगा। जो 18 रुपए जो जीएसटी वाला कंपोनेंट है उसको ना छूना। ठीक है, तो रेट क्या है सर? इंटर स्टेट है तो 2% आईजीएसटी, सॉरी इंटर स्टेट है तो 2% आईजीएसटी, इंट्रा स्टेट है तो 1% सीजीएसटी, 1% आईजी एसजीएसटी। किस चीज का? ऑफ पेमेंट मेड टू सप्लायर एक्सक्लूडिंग द जीएसटी कंपोनेंट। ठीक है, अब बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, कुछ ट्रांजैक्शंस पे, कुछ सप्लाई पे टीडीएस नहीं लगता, कुछ सप्लाई पे टीडीएस नहीं लगता। फर्क नहीं पड़ता यदि रिसिपिएंट स्पेसिफाइड हो, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से एक्सीड हो रहा हो, सप्लाई टैक्सेबल हो, कुछ भी हो, कुछ केसेस में टीडीएस नहीं लगेगा। कौन कौन से केसेस में? पहला, यदि पीएसयू रिसिपिएंट है तो क्या टीडीएस लगेगा? हाँ। मान लो पीएसयू सप्लायर भी है और रेसिपिएंट भी है, इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। यदि पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सिर्फ एक रिसिपिएंट है तो टीडीएस लगेगा। बट यदि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग सप्लायर भी है और वो किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को ही सप्लाई दे रही है, इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। अब हो सकता है कि वो दोनों डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन हो या फिर डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं हो, कुछ भी हो, टीडीएस नहीं लगेगा। एक एग्जांपल लेते हैं। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एबीसी। एबीसी भोपाल
एबीसी मुंबई को सप्लाई कर रही है, डीडीपी है, हाँ, टीडीएस नहीं लगेगा। एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है एबीसी और एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है XYZ। एबीसी XYZ को सप्लाई कर रही है, टीडीएस नहीं लगेगा। मतलब कि पीएसयू, यदि पीएसयू को सप्लाई कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता डीडीपी हो या ना हो, टीडीएस नहीं लगेगा। दूसरा, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स बीइंग द सप्लायर एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप। मतलब ये जो हमने 7 रिसिपिएंट पढ़े ना, जो रिसिपिएंट होंगे तो टीडीएस का प्रोविजन लगेगा। मान लो इन्हीं में से कोई सप्लायर है और इन्हीं में से कोई रिसिपिएंट है। फॉर एग्जाम्पल, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट यदि किसी गवर्नमेंट एजेंसी को सप्लाई करती है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब आप पता है क्या सोचोगे, सर गवर्नमेंट एजेंसी है, ठीक है टीडीएस लगना चाहिए, सर कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू भी 10 लाख से ज्यादा, टीडीएस लगना चाहिए। बट इस चीज को ध्यान रखना, यदि ये जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स हैं, यदि ये जो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स हैं 7, यदि इन्हीं में से कोई सप्लायर बन जाता है एक्सेप्ट मेटल स्क्रैप, तो टीडीएस नहीं लगता। ठीक है, इस केस में टीडीएस, नो टीडीएस, इस केस में टीडीएस नहीं लगेगा। ठीक है। अब ये बात आपको बिल्कुल अच्छे से ध्यान देनी है, यदि मेटल स्क्रैप का ही सप्लायर है, मतलब जो सप्लायर है वो भी मेटल स्क्रैप में ही काम करता है, और रेसिपिएंट भी इनमें से कोई है, इन 7 लोगों में से कोई है, तो भी टीडीएस नहीं लगे। तो टीडीएस लगेगा, सॉरी, तो टीडीएस लगेगा। मैंने क्या बोला, एक बार समराइज करते हैं। सर स्पेसिफाइड रिसिपिएंट से 7, यदि वो स्पेसिफाइड रिसिपिएंट्स रहते हैं तो टीडीएस लगेगा। यदि उनमें से कोई सप्लायर हो जाता है और उनमें से कोई स्पेसिफाइड रिसिपिएंट रहता है, तो टीडीएस नहीं लगेगा। जैसा पीएसयू में है ना कि भाई पीएसयू रिसिपिएंट है, टीडीएस लगेगा, बट पीएसयू सप्लायर भी है, नहीं लगेगा। ऐसे ही रिसिपिएंट ये 7 हैं, टीडीएस लगेगा, बट इन 7 में से कोई सप्लायर भी है, टीडीएस नहीं लगेगा। बट मेटल स्क्रैप यदि सप्लायर है, मेटल स्क्रैप का जो धंधा कर रहा है वही सप्लायर है, तो टीडीएस लगेगा। उसको इसमें से हटा दिया है। तीसरा, यदि आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट है, मतलब उस पर जीएसटी नहीं आता, या फिर शेड्यूल 3 वाली है, मतलब उसको सप्लाई ही नहीं बोलते, या फिर आरसीएम वाली है, मतलब कि टैक्स की लायबिलिटी रिसिपिएंट पे है, तीनों केसेस में टीडीएस नहीं लगेगी। यदि आपकी सप्लाई एग्जम्प्ट है, शेड्यूल 3 वाली है, या आरसीएम सप्लाई है, तीनों पे टीडीएस नहीं लगेगा। यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। भाई सप्लायर अनरजिस्टर्ड है, स्पेसिफाइड रिसिपिएंट ने टीडीएस काट के गवर्नमेंट को दे भी दिया, तो गवर्नमेंट किसके ई कैश लेजर में डालेगी? वो तो अनरजिस्टर्ड है सप्लायर। तो यदि सप्लायर अनरजिस्टर्ड है तो भी टीडीएस नहीं लगेगा। उसके बाद, यदि सप्लाई में 2 कंपोनेंट्स है, एक टैक्सेबल एक एग्जाम्प्ट, एक टैक्सेबल एक एग्जाम्प्ट, और यदि पूरे ओवरऑल सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2.5 लाख से ज्यादा है एक्सक्लूडिंग जीएसटी, तो आपको ये देखना है कि टैक्सेबल सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कितनी है। टैक्सेबल सप्लाई की कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अकेले अपने आप में एक्सीड होनी चाहिए 2.5 लाख से। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो सप्लायर रेसिपिएंट को सप्लाई कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है 10 लाख की, टैक्सेबल पोर्शन है 1 लाख का, एग्जाम पोर्शन है 9 लाख का, टीडीएस नहीं लगेगा। टीडीएस कब लगेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड करता है 2.5 लाख। कायदे से मुझे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई भी लिखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई एक्सीड कर रहा है 2.5 लाख से, तो ही टीडीएस लगेगा। ठीक है। अब लास्ट, ये ना जनरली क्वेश्चंस में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है। अब लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ट्रिकी है।
बहुत अच्छे से समझेगा यदि हम नेचर ऑफ सप्लाई समझ के आ रहे हैं तो। यदि लोकेशन ऑफ रिसीट सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, सपोज करो महाराष्ट्र में, और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एक दूसरे स्टेट में है, सपोज करो दिल्ली में। अब जब लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है महाराष्ट्र में, तो जो जीएसटी लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और महाराष्ट्र का जीएसटी। करेक्ट। जब सप्लायर रिसिपिएंट को सप्लाई करेगा और लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई महाराष्ट्र में है, तो इंट्रा स्टेट सप्लाई बन जाएगी। जीएसटी जो चार्ज होगा वो होगा सीजीएसटी और महाराष्ट्र का जीएसटी। बट रिसिपिएंट जब टीडीएस डिडक्ट करेगा पेमेंट के समय, तो वो डिडक्ट करेगा सीजीएसटी और डीजीएसटी। भाई रिसिपिएंट तो दिल्ली में रजिस्टर्ड है ना, वो कैसे महाराष्ट्र का जीएसटी डिडक्ट करेगा? नहीं कर सकता। अब ये डीजीएसटी क्या एक महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड सप्लायर के ई कैश लेजर में जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। स्टेट गवर्नमेंट के बीच में ना कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे यदि ऐसे होने लगेगा तो मैंने आपको क्या कहा, यदि रिवीजन में इससे ज्यादा डीप में नहीं, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है और लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट एक अलग स्टेट में है, तो भी टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेगी। ठीक है। अब जल्दी से कुछ कंप्लायंस पार्ट है वो और समझ लेते। सर जितना भी एक सप्लाई में टीडीएस डिडक्ट होगा, रिसिपिएंट को नेक्स्ट मंथ की 10th तक जीएसटीआर 7 में टीडीएस अंडर जीएसटी का पेमेंट करना है। 10th और सॉरी 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ जीएसटीआर 7 फॉर्म। टीडीएस डिडक्ट करने के बाद रिसिपिएंट सप्लायर को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा जीएसटीआर 7A, जिसमें जिसने डिडक्ट किया है उसकी डिटेल्स, जिसका डिडक्ट हुआ है उसकी डिटेल्स, और सप्लाई की डिटेल्स। भाई जिसने टैक्स डिडक्ट किया है रिसिपिएंट की डिटेल्स, जिसका डिडक्ट हुआ है सप्लायर की डिटेल्स, और सप्लाई की डिटेल्स, ये तीनों रहेंगी जीएसटीआर 7A में। थर्ड, यदि टीडीएस टाइम पे पेमेंट नहीं किया तो 18% का इंटरेस्ट भी लगेगा एज पर सेक्शन 50। फोर, जो भी टीडीएस डिडक्ट होता है वो गवर्नमेंट बैक एंड से सप्लायर के ई कैश लेजर में डाल देती है। सप्लायर इस पैसे का क्या करेगा? इस पैसे से दो चीजें करी जा सकती है, या तो आप रिफंड ले लो, नहीं तो आप टैक्स का पेमेंट कर दो। ठीक है। आई होप मैंने बहुत डिटेल में जिस तरीके से भी मैं करा सकता था मैंने फुल टीडीएस का रिवीजन करा दिया है। कल वाले एग्जाम्स के लिए इतना सफिशिएंट है। आप इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देख जाओ। इंपॉर्टेंट पार्ट यदि मैं आपको बोलूं, स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स वाला देख जाना, मेटल स्क्रैप वाला देख जाना। इस पॉइंट को ध्यान रखना कि यदि ये स्पेसिफाइड रेसिपिएंट्स में से कोई सप्लायर बन जाता है तो टीडीएस नहीं आता, बट यदि ये मेटल स्क्रैप वाला ही सप्लायर बन जाएगा तो टीडीएस आएगा। ठीक है। इसके अलावा दूसरी चीज, क्वेश्चन सॉल्व करते समय ध्यान रखना है, कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू जो एक्सीड होता है 2.5 लाख से तभी टीडीएस आता है, बट वो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू शुड एक्सीड 2.5 लाख रुपीज एक्सक्लूडिंग जीएसटी। फिर अगला ये भी याद रखना कि जब आप टीडीएस डिडक्ट करोगे 2% या फिर 1-1%, तो वो आप जो पेमेंट की वैल्यू है जो रिसिपिएंट सप्लायर को पे कर रहा है उसमें से डिडक्ट करना, जीएसटी वाले कंपोनेंट को मत चुनना। तीसरा एक आपका क्वेश्चन सॉल्व करते समय ये इंपॉर्टेंट है। चौथा ये याद रखना, यदि लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई एक स्टेट में है, लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट अलग स्टेट में, टीडीएस नहीं आता। पांचवा, एमसीक्यू फॉर्मेट में पूछा जा सकता है फॉर्म जीएसटीआर 7 10th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और टीडीएस सर्टिफिकेट जीएसटीआर 7 है। थैंक यू सो मच गाइस। यहाँ पे टीडीएस का रिवीजन भी पूरा हो गया है। मैं कोशिश करता हूँ नेक्स्ट चैप्टर जो भी जितनी जल्दी ला सकता हूँ उसकी। थैंक यू सो मच।